हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने एमपी की सीरीज़ लाई है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, जो अब हमारा टॉपिक होने जा रहा है, वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है दोस्तों। इसकी हालांकि कुछ रूट्स हैं इस टॉपिक की, वो पॉलिटी से जुड़ी हुई हैं। तो जितना कुछ भी, एकदम हम पॉलिटी के अंदर तो नहीं जाएंगे इस वाले लेक्चर में, लेकिन जो कुछ हमें ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पर उसको ऊपर ऊपर समझते जाएंगे ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले इस टॉपिक की, अगर हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करें तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश कैसे बना, है ना। तो ये बात सही है, मध्य प्रदेश कैसे बना। अब चलिए थोड़ा हम उसमें आज़ादी के टाइम पे जाते हैं, जब 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक और कंट्री बनी, है ना, और मतलब भारत से सेपरेट हो गया पाकिस्तान, ठीक है। उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ था तो टोटल दो तरीके की पॉलिटिकल बॉडीज़ होती थी, मतलब दो तरीके के स्टेट्स होते थे, है ना। एक तो होते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती थी, कोई राजा रजवाड़े नहीं थे, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो प्रोविंसेस, दूसरे टाइप के जो स्टेट्स थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे राजा रजवाड़ाओं की चलती थी, मतलब जितने भी राजा होते थे वहाँ के जो लोकल, जो वहाँ पे स्टेट के राजा थे उनकी चलती थी। हुकूमत तो थी पूरे देश पे ब्रिटिश की, है ना, ब्रिटिशर्स की। वह उन प्रिंसली स्टेट्स में भी ब्रिटिशर्स की चलती थी, लेकिन राजाओं के नाम से चलती थी। रियल में वहाँ पे सब लोगों को क्या लगता था कि राजा वहाँ की हुकूमत है, लेकिन ओवरऑल तो ब्रिटिशर्स उन पर दबाव डाल के अपनी हुकूमत चला लेते थे, है ना। तो अपन को समझ में आया, दो तरीके की पॉलिटिकल बॉडीज़ थी, दो तरीके के स्टेट्स थे, एक थी प्रिंसली स्टेट्स और एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब भाई जब बंटवारा हुआ देश का, तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि ब्रिटिश, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो तो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके हाथ में था कि कौन सा किसको देना है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई। लेकिन जो प्रिंसली, वो तो उन्होंने दे दिया अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके सामने तीन ऑप्शंस रखे गए। पहला कि या तो भारत से जुड़े रहिए आप, या भारत में जुड़ जाइए। दूसरा, या तो आप पाकिस्तान में जुड़ जाइए। तीसरा, या तो आप खुद की एक कंट्री बना लीजिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहिए, किसी में शामिल मत होइए। तो जब भारत में कुछ प्रिंसली स्टेट्स जुड़े तो उनकी संख्या थी 552, मतलब ओवरऑल जितने प्रिंसली स्टेट्स एट द एंड भारत से जुड़ गए वो कौन कौन से थे, 552। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये जो रीऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ है इसको बुक्स से नहीं पढ़ा है तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि कश्मीर कैसे जुड़ा भारत से, हैदराबाद कैसे जुड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो हम वो चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो आप ये समझिए कि टोटल जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत में जुड़े आज़ादी के बाद उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, उनके जो नंबर्स थे वो कितने थे, 552 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत में जुड़ गए और साथ ही में ब्रिटिश प्रोविंसेस भी भारत को मिले थे, है ना। तो इन सभी का मैनेजमेंट करना था। क्या करना था, इन सभी का मैनेजमेंट करना था, इन सभी को चलाना था अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे जुड़ गए थे। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई कि अब भाई मैनेज कैसे करें। तो जो साउथ के स्टेट्स थे बेसिकली, वहाँ से डिमांड उठने लगी कि आप क्या करिए, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को बांट दीजिए, है ना। जो भी वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, ये मलयालम, है ना, कन्नड़ लैंग्वेज और अपनी तेलुगु लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो इन सभी को वहाँ पे बोला कि आप सेपरेट लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बना दीजिए। तो उस टाइम पे फिर क्या किया गया कि एक एस्केधर कमेटी या एस्केधर कमीशन को बिठाया गया गवर्नमेंट ने। ये क्या होते थे, कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई जाती थी जो विचार करती थी कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं। तो एस्केधर कमेटी 1948 में आई थी, जून 1948 में आई थी। तो इन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट में बताया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पे नहीं होना चाहिए देश का पार्टीशन। अब ऐसा क्यों था, इसकी बहुत बड़ी वजह थी। एक तो कारण अपन को जानने का ये है कि लोग क्यों कर रहे थे ये डिमांड, लैंग्वेज के आधार पे जो अलग अलग स्टेट्स देने की डिमांड क्यों कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कांग्रेस थी उस टाइम पे, है ना, कांग्रेस पार्टी थी, इसने आज़ादी के पहले
एक बात बोल दी थी कि भाई जैसे ही आज़ादी हो जाएगी हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे स्टेट, है ना। लेकिन अब आज़ादी हुई और रियलिटी क्या निकली कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। और वो किस वजह से हो गया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो धर्म के ऊपर से कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वजह से अलग हो गया, है ना। जो कुछ भी पॉलिटिकल रीजंस रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन रियलिटी ये कि अलग हो गया देश, है ना। तो जो कांग्रेस थी उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भाई ऐसा ना हो कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बांट दें, है ना, अलग अलग स्टेट्स बना दें, तो ऐसा ना हो भविष्य में जाके ये डिमांड करने लगें कि आप हमें अलग कंट्री बना दो, हमें भारत देश से अलग होना है ना। क्योंकि हो सकता है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान भी अलग अलग हुए थे, इसी तरीके से ऐसा ना हो कि जो अलग अलग लैंग्वेज वाले स्टेट्स हैं वो कहें कि हमें अलग इंडिपेंडेंट होना है भारत से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भारत की अखंडता है वो प्रभावित होगी, है ना, और यूनिटी भी प्रभावित होगी, भारत की जो एकता है वो भी प्रभावित होगी। तो जो उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे या लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि भारत एकदम खंड खंड में बट जाए, वो चाहते थे अखंड रहे भारत, है ना। तो उनने एक कमेटी बिठाई और एक बार उनसे भी विचार विमर्श किया, उनको बोला आप रिपोर्ट दो। तो कमेटी ने बोला कि नहीं भाई, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात है ना। अब लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसको अपोज किया गया कि नहीं, कमेटी की रिपोर्ट से हम सहमत नहीं है। तो उसके बाद 1948 में ही एक और कमेटी बिठाई गई, JVP कमेटी। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पिट्टाभी सीतारमैया थे। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट दी उसी साल, है ना। और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, शायद इन्होंने 1949 में दी थी रिपोर्ट, है ना। तो इन्होंने भी ये बताया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, सॉरी, लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो 1950 में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, है ना, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो, इन्होंने पूरे भारत के जो स्टेट्स थे, है ना, जो सभी स्टेट्स थे उनको 4 पार्ट्स में बांट दिया। तो यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आया भारत में, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो अब जानते हैं 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स क्या था। अब 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में क्या किया गया था कि भारत में जितने भी स्टेट्स थे, है ना, उनको पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D में विभाजित कर दिया था या बांट दिया था। मतलब मान लो कुछ स्टेट्स हैं, इनका एक ग्रुप बनाया, इनको बोल दिया ये सभी स्टेट्स पार्ट A में आएंगे, कुछ स्टेट्स हैं इनको बोल दिया पार्ट B में आएंगे, कुछ C में, कुछ D में। अब समझते हैं कौन कौन से स्टेट्स पार्ट A में आए, कौन से B में आए, इस तरीके से कौन कौन से स्टेट्स आए। तो जो गवर्नर्स प्रोविंस थे, कौन से गवर्नर प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नर थे उसके अंडर में जो प्रोविंसेस आते थे उनको रखा गया पार्ट A में, है ना। मतलब भारत में जितने भी प्रोविंसेस ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में आते थे, उसकी हुकूमत चलती थी वहाँ पे, वो कितने स्टेट्स थे, वो टोटल थे 9 स्टेट्स, है ना। वो टोटल कितने स्टेट्स थे, 9 स्टेट्स। और ऐसे इन 9 स्टेट्स को किस पार्ट में रखा गया, पार्ट A में रखा गया। एकदम क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट B में प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया। जो प्रिंसली स्टेट्स, राजा रजवाड़ा होते थे उस टाइम पे, जो वो स्टेट्स थे उनके पास लेजिस्लेचर था। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जिनके पास क्या था, खुद का लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेटिव असेंबली टाइप लेजिस्लेचर सिस्टम था वहाँ पे। मतलब डायरेक्ट हुकूमत नहीं चलती थी राजा की, वो थोड़ा विचार विमर्श करते थे और फिर वहाँ पे कोई भी कानून या कोई भी नियम थे वो लागू करते थे। तो ऐसे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी संख्या थी 9। वो कितने थे, टोटल नंबर 9 था। और इन 9 स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको पार्ट B में रखा गया। ठीक बात है, पार्ट A क्लियर हो गया, पार्ट B क्लियर हो गया। अब पार्ट C में किसको रखा गया, पार्ट C में ऐसे स्टेट्स को रखा गया जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भारत में चीफ कमिश्नर थे, है ना, उनकी हुकूमत थी। मतलब जो प्रोविंसेस में चीफ कमिश्नर की हुकूमत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, है ना, उन सभी स्टेट्स को किस में रखा गया, पार्ट C में रखा गया। और ऐसे कितने स्टेट्स थे, ऐसे थे 10 स्टेट्स। कितने थे, टोटल 10 स्टेट्स थे जहां पे चीफ कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की चलती थी। ठीक है भाई, तो मतलब ये चीज़ आपको क्लियर होगी, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। अब पार्ट D में जो आइलैंड थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया पार्ट D में, और यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की चलती थी। ओवरऑल तो देखा जाए कि
भारत में चलती उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, क्योंकि भाई उन्हीं की हुकूमत चल रही थी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एकदम अबॉलिश नहीं किया गया था। राजा तो थे वहाँ पे, एट द एंड उनको मानना पड़ता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी, लेकिन वो किसके थ्रू कानून पास होता था? वो राजाओं के थ्रू कानून पास होता था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पार्ट ए में गवर्नर्स प्रोविंस थे, जितने भी प्रोविंसेस में गवर्नर्स की चलती थी। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे प्रिंस की चलती थी, राजाओं की चलती थी, ठीक है। और पार्ट सी में वो स्टेट्स थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश की चलती थी, है ना। और पार्ट डी में कौन आते थे? अंडमान एंड निकोबार। तो आई होप आपको ये 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब दोस्तों ये बताना मुझे इसलिए पड़ा इस वीडियो में कि कुछ मेरे भाई हैं जो पहली बार देख रहे होंगे और शायद उन्हें पॉलिटी में नहीं पढ़ा हो वो टॉपिक, तो उनको ये टॉपिक जो है ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। और ये जो पार्टीशन जो क्लासिफिकेशन हुआ था ये कब हुआ था? 1950 में। आप अभी बोर्ड के पीछे की बैकग्राउंड की चीज़ों को बिल्कुल मत देखिए, वो हम एक साथ समझते जाएंगे, धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए कहानी ऐसी है, अब हम वापस अपने एमपी पे लौट के आते हैं, है ना। थोड़ा अगर रिवर्स में देखें तो प्रेजेंट में 2000 से लेके सन 2000 से लेकर प्रेजेंट में जो एमपी की शक्ल है, जो मैप है एमपी का, वो इस तरीके से दिखता है लगभग, है ना। थोड़ा रफ डायग्राम है ये, है ना, एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते हाथ से, इस तरीके का दिखता है। और 1956 के बाद से और 2000 के पहले तक एमपी की जो शक्ल थी वो कुछ इस तरीके से थी। एमपी का जो मैप था वो कुछ इस तरीके से था। और 1956 के पहले जो एमपी था वो मध्य प्रदेश के नाम से था ही नहीं कुछ। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था 1956 के पहले जिसका नाम मध्य प्रदेश हो, है ना। उसके पहले जो स्टेट था उसको हम इनफॉर्मली क्या बोलते थे? मध्य भारत बोल देते थे, या तो हम सीपी बरार बोलते थे। क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंसेस बरार एंड बरार। इस नाम से एक पॉलिटिकल बाउंड्री को जानते थे, स्टेट को जानते थे, और जो कुछ इस तरीके से दिखता था, है ना। ये बीच में तो मैंने पार्टीशन किए हैं इसके, लेकिन ये जो ओवरऑल एमपी का मैं आपको मैप बता रहा हूँ वो इस तरीके से था कि ऐसा तो सेम था इधर पे, लेकिन इधर पे ये जैसे ये था और इधर से और ऐसा जुड़ गया, ये और जुड़ गया। तो ओवरऑल ये ब्लैक आउटलाइन है ना, ब्लैक आउटलाइन, फिर इधर से रेड आउटलाइन, ये पूरा क्या था? एमपी का मैप था 1956 के पहले और 1947 के बाद। अब ऐसा क्यों था आइए देखते हैं। और उस टाइम पे एमपी को 1947 के बाद और 56 के पहले एमपी को इनफॉर्मली किस नाम से जाना जाता था? बता चुका हूं मैं, है ना। कमेंट में आप बताएं एक बार, ठीक है। अब देखते हैं आफ्टर 1947 कहानी थी क्या। तो जो एरिया मध्य भारत के अंदर आता था उसमें 3 टाइप के पार्ट आते थे स्टेट्स के, है ना। 3 टाइप के स्टेट्स आते थे। एक आते थे पार्ट ए टाइप के कुछ स्टेट्स, पार्ट बी टाइप के और पार्ट सी टाइप के। अब पार्ट ए टाइप के स्टेट्स का मतलब क्या है? वहां पे ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर की चलती थी। पार्ट सी का मतलब क्या है? वहां पे चीफ कमिश्नर की चलती थी। और पार्ट बी का मतलब क्या है? वहां पे क्या चलता था? किसकी चलती थी? प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां पे राजा रजवाड़ाओं की चलती थी, ठीक है। तो जो ये पार्ट ए था मध्य भारत का, पार्ट ए था, इसका नाम था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पार्ट ए पार्ट बी बोलेंगे, जितने भी पार्ट ए में स्टेट्स आते थे सबके अपने अपने नाम थे, है ना। तो पार्ट ए में जो स्टेट आता था यहाँ पे, जो एमपी का पार्ट था उस टाइम के मध्य भारत का पार्ट था, वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बरार लिख दिया है, सीपी एंड बरार लिख दिया है। सीपी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये कौन था? पार्ट ए का नाम क्या था यहाँ पे? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। पार्ट बी का नाम इसी तरीके से क्या था? मध्य भारत, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो एमपी था इसको मध्य भारत बोलते थे, इनफॉर्मली बोलते थे, है ना, अनौपचारिक तरीके से बोलते थे। लेकिन मध्य भारत कितना हिस्सा था? ये था, ये जो पार्ट बी मैंने बताया ना, इसमें ये था मध्य भारत का हिस्सा, इसको बोलते थे मध्य भारत। और ये जो पार्ट सी बनाया मैंने, ये वाला, ये जो पार्ट सी है, ये क्या कहलाता था? विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। और बीच में ये जो ब्लू कलर का एक सर्कल सा बना है, मार्क बना है, ये था भोपाल स्टेट। क्या था? भोपाल स्टेट। भोपाल अलग था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसको भी अपना एक अलग कंट्री बनानी थी, इसको था कि मुझे भी नहीं मिलना, लेकिन ये फिर मिल गया था भारत में, है ना। तो ये बीच के बीच भोपाल, ये था भोपाल स्टेट था, है ना। और इस भोपाल स्टेट में भी राजा रजवाड़ाओं की ही चलती थी उस टाइम पे। तो इस वजह से इसको भी हम किस पार्ट में काउंट करते थे?
पार्ट सी में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से 1940 आफ्टर 1947 जो मध्य प्रदेश उस टाइम पे जो था उसका मैप कुछ इस तरीके से दिखता था और वो उसके 3 पार्ट हुआ करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये बात हम किसकी, और इसको मध्य प्रदेश नहीं बोलते थे हम, इसको क्या बोलते थे, मध्य भारत इनफॉर्मली, और फॉर्मली सीपी बराड़ बोलते थे, सीपी बराड़। ठीक है, बोल दिया सीपी बराड़, लेकिन ये जो ओवरऑल ये जो एमपी था वो उस टाइम का एमपी था, उसके 3 पार्ट हुआ करते थे। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो पार्ट ए था। क्या था, पार्ट ए था। अब भाई जो ये पार्ट ए था तो इसमें छत्तीसगढ़, जो प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ है वो भी आता था, उसका पोर्शन भी कुछ आता था, और जो महाराष्ट्र है प्रेजेंट में उसके भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे। काय में, पार्ट ए में। ठीक है, यहाँ का जो इतना हिस्सा था ये क्या था, इसमें महाराष्ट्र का रीजन आता था, और यहाँ पे जो ये हिस्सा था, मतलब ये वाला जो हिस्सा जो इसमें आया है, तो यहाँ पे कौन सा आता था, छत्तीसगढ़ का भी आता था। मतलब ओवरऑल देखें तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश, मध्य भारत कहते थे जिसको, उसमें कुछ एरिया महाराष्ट्र का आता था, कुछ छत्तीसगढ़ का, और एमपी का तो आता ही था। ठीक बात है, थोड़ा सा राजस्थान का भी आता था, उसका आगे समझेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए पढ़ेंगे जिसका नाम है सीपी बरार, और इसको सीपी बरार को प्यार से हम क्या बोलते थे, मध्य प्रांत। प्यार से मतलब दूसरा नाम क्या था सीपी बरार का, मध्य प्रांत, और सीपी बरार का फुल फॉर्म था सेंट्रल प्रोविंसेस बरार। ठीक है, अब इस पार्ट ए की एक कैपिटल थी, है ना, राजधानी थी। तो पार्ट ए की, अब ऐसा नहीं था उस टाइम पे कि पूरे मध्य प्रदेश की एक राजधानी, नहीं, जितने ये पार्ट थे इन सभी की अलग अलग राजधानी थी, अलग अलग सीएम थे, अलग अलग गवर्नर थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो उस टाइम पे जो कैपिटल थी पार्ट ए की वो थी नागपुर। क्या थी, नागपुर, जो अभी महाराष्ट्र में आता है लेकिन उस टाइम पे एमपी में आता था। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं, उस टाइम पे एमपी नाम का कुछ नहीं था, कोई स्टेट का नाम एमपी नहीं था। ठीक है, 1956 से एमपी बना है। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, मध्य भारत था। ठीक है, तो सीपी बराड़ को हम बोलते थे मध्य प्रांत। भारत से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको क्या बोलते थे, मध्य प्रांत। कैपिटल थी नागपुर। अब टोटल जो प्रिंसली स्टेट, मतलब जो पार्ट ए था इसमें टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स आते थे, या कितने स्टेट्स आते थे, वो कितने आते थे, 15। टोटल 15 स्टेट्स से मिलके ये क्या बना था, पार्ट ए बना था। ठीक है, जो एमपी में आता था जो। ठीक है, अब इसके सीएम कौन थे, इस पार्ट ए के सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ला। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ला। इसके गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे राघवेंद्र राव। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, प्री में आ जाएगा, मेंस में 3 मार्कर में आ जाएगा, है ना, तो इसीलिए अच्छे से याद करते चलें। गवर्नर राघवेंद्र राव, और जितने भी एमपी में जो पेपर्स होते हैं उनमें आ सकते डायरेक्ट। तो पार्ट ए जो सीपी बराड़ था इसके गवर्नर कौन थे, राघवेंद्र राव। अब इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें एरिया कौन कौन सा, जो पार्ट ए था इसमें कौन कौन सा एरिया आता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इसमें जो प्रेजेंट का छत्तीसगढ़ है वो आता था, पहले ही बता चुका हूँ। जो महाकौशल रीजन है, जो जबलपुर मंडला का जो रीजन है वो भी किस में आता था, पार्ट ए में ही आता था, जिसको हम बोलते थे सीपी बराड़। ठीक है, और जो विदर्भ रीजन है, विदर्भ रीजन कहते हैं दोस्तों, विदर्भ रीजन महाराष्ट्र में है ना। प्रेजेंट में विदर्भ रीजन कहाँ आता था, कहाँ आता है, महाराष्ट्र में, लेकिन उस टाइम पे ये एमपी का ही पार्ट था। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो सीपी बराड़ हमने पार्ट ए के बारे में पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। दोस्तों अब देखते हैं जो पार्ट बी है उसमें, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। तो जो पार्ट बी है, जिसको देखिए मैंने यहाँ डॉट 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 करके शो किया है यहाँ पे, इसको क्या बोलते थे हम, मध्य भारत। क्या बोलते थे, मध्य भारत। अब मध्य भारत की कैपिटल की कहानी सुनिए। यहाँ पे जो मध्य भारत था, पार्ट बी था, इसकी 2 कैपिटल्स हुआ करती थी, क्योंकि ये जो पार्ट बी था मध्य भारत था, इसमें इंदौर और ग्वालियर रीजन आता था। तो इंदौर वाले कहते थे इसकी कैपिटल इंदौर बनाओ, ग्वालियर वाले अड़ जाते थे कि इसकी कैपिटल ग्वालियर बनाओ। तो होता ये था कि सॉल्यूशन ये निकला कि 6 महीने इंदौर कैपिटल रहेगा और 6 महीने ग्वालियर कैपिटल रहेगा। तो जो विंटर कैपिटल थी, विंटर ठंड के टाइम पे जो कैपिटल थी वो थी ग्वालियर, 6 महीने तक ये रहती थी। और जो समर कैपिटल
जो ग्रीष्म राजधानी थी या गर्मियों के समय में जो राजधानी थी वो कौन सी थी? इंदौर। तो 6 महीने तक इंदौर रहती थी, 6 महीने तक ग्वालियर। ठीक है, अब टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स से मिलके ये पार्ट बी बना था या मध्य भारत बना था? तो वो कितने थे? 26। कितने थे? 26। ठीक है, अब इसके सीएम कौन थे? जो मध्य भारत था इसके सीएम कौन थे? इसके सीएम थे लीलाधर सेठ, या किसी किसी बुक्स में जोशी लिखा हुआ होता है ना। तो आप इसको दोनों याद कर लें, लीलाधर सेठ या तो जोशी। ठीक है, अब इसके गवर्नर कौन थे? इसके गवर्नर थे, पार्ट बी के थे गवर्नर थे तख्तमल जैन। कौन थे? तख्तमल जैन। ठीक है, अब इसमें मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इसमें ग्वालियर और इंदौर रीजन आता था। तो दोस्तों ये तो है पार्ट बी के बारे में। तो एक बार पार्ट बी के पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों अब समझेंगे जो हमारा विंध्य प्रदेश है जिसके पास पार्ट सी का स्टेटस था उसके बारे में कुछ पॉइंट समझेंगे। तो ये जो सी से मैंने डिनोट किया है ना, जिसको मतलब सी, वो जो पार्ट सी के अंदर आता था, इसको मैं इस तरीके से, ये मान लीजिए ये कौन सा पार्ट है? इसको हम बोलते हैं विंध्य प्रदेश। कौन सा? विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश को किस पार्ट का स्टेटस था? इसके पास पार्ट सी का स्टेटस था, मतलब यहाँ चीफ कमिश्नर की चलती होगी, है ना। दोस्तों ये पार्ट बी पार्ट सी से आप कंफ्यूज ना हो, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक स्टेटस है कि किसी के पास पार्ट ए का अगर स्टेटस है तो वहाँ पे इस तरीके का शासन होता था, पार्ट बी का स्टेटस है इस तरीके का शासन होता था, पार्ट सी का इस तरीके का शासन होता था। आई होप आपको क्लियर होगा। समझते हैं, ये जो पार्ट सी है इसका नाम है विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश की जो कैपिटल थी वो थी रीवा। रीवा जो है वो इसकी कैपिटल थी। और यहाँ पे ये कितने प्रिंसली स्टेट से मिलके बना था? ये 38 प्रिंसली स्टेट से मिलके बना था विंध्य प्रदेश, है ना, जो पार्ट सी का स्टेटस था जिसके पास। ठीक है, अब ये जो विंध्य प्रदेश है इसके सीएम कौन थे? मतलब चीफ मिनिस्टर जो हेड थे इसके, वो कौन थे? शंभुनाथ शुक्ला, है ना। शंभुनाथ शुक्ल इसके कौन थे? चीफ थे या सीएम थे। ठीक है, अब ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसमें कौन कौन से रीजन आते थे। बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन आता था विंध्य प्रदेश में। तो आई होप आपको ये जो पार्ट सी है या विंध्य प्रदेश है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि भोपाल स्टेट के बारे में क्या, जो कुछ भी उसके पॉइंट्स थे उनको पढ़ेंगे, है ना। तो ये भोपाल स्टेट जो ये बीच में मैंने ये ब्लू कलर से सर्कल बनाया है या जो मार्क किया है बाउंड्री को, वो था भोपाल स्टेट, है ना। भोपाल स्टेट में देखिए जब भारत में मिलने की बात हो रही थी, भारत में विलय की बात हो रही थी, तो यहाँ के जो प्रमुख थे वो थे हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला खान, है ना। तो वो शुरुआत में कह रहे थे कि नहीं भैया हम तो अपनी एक अलग कंट्री बना लेंगे, अलग कुछ बना लेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे भारत से, नहीं मिल रहा भारत में। लेकिन उसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जैसी भी बात हुई हो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, भारत में मिला लिया भोपाल को। ठीक है, अब जब भोपाल को मिलाया तो उस टाइम पे कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खान। लेकिन जो इलेक्टेड हेड थे यहाँ के भोपाल स्टेट के, इलेक्टेड हेड मिलने के बाद जो प्रथम इलेक्टेड हेड थे, जो जिन्हें हम सीएम बोलेंगे, है ना, प्रमुख थे जो मिलने के बाद, वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। अब भोपाल स्टेट जो ये था इसको पार्ट सी का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, है ना। पार्ट सी ये है, तो इसका स्टेटस जो भोपाल स्टेट का स्टेटस क्या था? पार्ट सी। इसीलिए हम इसको भी पार्ट सी में ही काउंट करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, है ना। भोपाल स्टेट जो था उसकी कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल खुद भोपाल था। ठीक है, अब भोपाल स्टेट में टोटल कितने प्रिंसली स्टेट थे? तो टोटल जब भोपाल अकेला ही था तो टोटल प्रिंसली स्टेट कितने थे? 1। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमने भोपाल के बारे में जाने, और इसी तरीके से हमने ये पूरे पार्ट्स को अच्छे से देख लिया, है ना, कि 1947 से लेके 1956 के पहले तक जो मध्य भारत था, मतलब एमपी को उस टाइम पे हम मध्य भारत बोलते थे, एमपी जैसा मध्य प्रदेश था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक ये पॉलिटिकल बाउंड्री थी और इसको हम क्या बोलते थे? मध्य भारत या तो सीपी बरार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि पार्ट ए वाली चीज़ को हम सीपी बरार बोलते थे, लेकिन जनरली ओवरऑल को ही हम सीपी बरार बोल देते थे या तो ओवरऑल को मध्य भारत बोल देते थे। आई होप आपको ये चीज़ जो थी ये अच्छे से समझ आई होगी, है ना। जो कुछ भी डाउट हो आप एक बार प्लीज़ कमेंट्स जरूर किया करें, उसमें पता चलता है हमें कि क्या डाउट्स हैं। तो एक बार इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हमने जो है ये आफ्टर 1947 वाली कहानी देख ली, 1956 के पहले तक की कहानी अच्छे से
देख ली कि ये क्या चीज़ थी। अब हम समझेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट मतलब जो एमपी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि अभी तक तो मैंने इसमें बताया कि मध्य प्रदेश बना ही नहीं अभी तक, है ना। यहाँ पे हम उसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार या मध्य भारत के नाम से जानते थे। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कैसे बना। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जैसे आप अगर इसी वीडियो की शुरुआत में जो मैं बात बता रहा था कि लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, जो सदर्न स्टेट्स थे वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज बेसिस पे आप जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज कर दीजिए, जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज बेसिस पे बना दीजिए। अब ऐसी बहुत ज़्यादा डिमांड्स चलती रही है ना। तो 1950 में तो हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के हिसाब से पूरे देश को पार्ट ए बी सी और डी में बांट दिया, है ना, स्टेट्स को। लेकिन हुआ क्या कि 1953 में, है ना, 1953 में ये आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मांग उठ रही थी, मतलब 1953 के आसपास, कि लैंग्वेज के बेसिस पे आप हमारी जो लैंग्वेज है तेलुगु, जो हमारी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे हमारा जो आंध्र प्रदेश है इसको अलग से बना दो, है ना। बहुत ज़्यादा डिमांड उठी और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान अक्टूबर 1953 में एक जो उनके मेन नेता थे, लीडर थे, जो वो थे श्री रामुलु। कौन थे? श्री रामुलु, है ना। इनकी हंगर स्ट्राइक के दौरान डेथ हो गई, है ना, इनका निधन हो गया। कब? जो इनने दोस्तों आप सोचिए, इनने 58 और 56 डेज की लगभग हंगर स्ट्राइक की थी और जिसमें इनका निधन हो गया था। तो उससे फिर जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई और बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होने लगी, लोग आग जलाने लगे और बहुत ज़्यादा वायलेशन टाइप में होने लगा। तो गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 1953 में लैंग्वेज के आधार पे, किसके बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, आंध्र प्रदेश को बना दिया, ठीक है, 1953 में। अब आंध्र प्रदेश को बना दिया उनने। अब ये बात थी कि अक्टूबर दिसंबर में वो मतलब एक्सपायर हुए थे, उनका निधन हुआ था, है ना। और 29 दिसंबर 1953 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बिठाया, एक कमीशन बनाया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्योंकि भाई बहुत सारे, इनने तो बना दिया इमीडिएटली उनको कि आंध्र प्रदेश बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर गुजरात भी डिमांड करने लगा, महाराष्ट्र भी डिमांड करने लगा, केरला भी डिमांड करने लगा। सब लोग जो साउथ के स्टेट थे जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो सभी डिमांड्स करने लगे, है ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई देखना पड़ेगा कुछ तो, है ना, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्हें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई। कब? 29 दिसंबर 1953 को। आई होप ये बात क्लियर थी। अब इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इसके चेयरमैन थे इस कमीशन, ये 3 मेंबर कमीशन थी, इसमें टोटल ओवरऑल 3 लोग बस थे। तो इसके जो हेड थे वो थे फजल अली, ठीक है, और जो 2 अलग मेंबर थे उनके नाम थे KM पनिकर और दूसरे जो मेंबर थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? HN कुंजरू। दोस्तों ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो अच्छे से ध्यान रखिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनी थी? 1953, 29 दिसंबर 1953। ये 29 ध्यान रहे ना रहे, याद रहे ना रहे, लेकिन 1953 आप नहीं भूलेंगे, है ना। और इसके हेड क्योंकि फजल अली थे इसीलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी बोला जाता था, ठीक है। 1953 में बने। 1955 में आई थिंक इनने अपनी रिपोर्ट पेश की गवर्नमेंट को और इन्होंने बोला कि ठीक है, लैंग्वेज को बेसिस ले लो रीऑर्गेनाइजेशन का, जितने भी भारत में स्टेट्स हैं ये लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दो, बना दो इनके लिए। लेकिन वहाँ इन्होंने एक बात बोली कि 1 स्टेट 1 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम पूरे स्टेट को एक लैंग्वेज के हिसाब से बांटेंगे तो ये भारत की यूनिटी को प्रभावित करेगा, है ना। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे तो बांटा, लेकिन एक लैंग्वेज एक स्टेट, इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। और इसी के तहत इन्होंने जो क्या थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी या फजल अली कमीशन थी, इन्होंने 1 नवंबर 1956 को अपनी मतलब इनकी रिकमेंडेशन पर हुआ था, ये फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म हो गया? मध्य प्रदेश फॉर्म हो गया। मतलब इसके पहले तक क्या था? मध्य प्रदेश थी नहीं कोई चीज़, लेकिन अब क्या बन गया? अब MP अपने अस्तित्व में आ गया, ठीक है। MP का मैप कुछ इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। अभी हम उस चीज़ को भी पढ़ेंगे कि कैसे बना, ये मैप कैसे आया,
ठीक है। तो एमपी का जो फाउंडेशन डे है, मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे है, जब मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ, वो क्या है? 1 नवंबर 1956। ये डेट एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी के हो या एमपी की एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो ये डेट अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब आपने कुछ तैयारी नहीं की। एमपी का फॉर्मेशन डेट कौन सा है? 1 नवंबर 1956। कौन से आयोग, कौन से कमीशन के सिफारिश पर या रिकमेंडेशन पर ये चीज़ एमपी बना था? वो था फजल अली कमीशन, या उसी को क्या बोलते थे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और फजल अली कमीशन कब बना था? 1953 में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इन्होंने जब ये जो एमपी बनाया, मध्य प्रदेश बनाया, तो मध्य प्रदेश नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जब हम जनरल इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी हमने देखा था, मध्य प्रदेश नाम किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके और भी नाम होते हैं, नदियों का मायका, सोया स्टेट, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ आपने अच्छे से देख ली, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप दोस्तों। तो अब एमपी का फॉर्मेशन हो चुका है ना, हमने अच्छे से देख लिया, एमपी बन गया। तो भाइयों अब 2 पॉइंट्स में बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक कौन सा है कि जो एमपी का फॉर्मेशन हुआ था, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? तो ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7 कौन से नंबर के अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था? 7। अगर आपने ये जो पॉलिटी का ये पोर्शन है नहीं पढ़ा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। लेकिन आप बाद में भी पढ़ लेना, लेकिन अभी इस चीज़ को रट लेना, याद कर लेना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था? 7 से बना था। और किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत बना था? ये बना था आर्टिकल 3 और 4। कौन से? आर्टिकल 3 और 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब एमपी तो बन गया, लेकिन अब जानते हैं कि इस वाले मैप से एमपी का ये वाला मैप कैसे बना, है ना। तो जो फजल अली कमीशन ने एमपी का फॉर्मेशन किया था, उनने इस वाले मैप में कुछ फेरबदल किए और ये वाला मैप बना दिया। अब देखते हैं क्या फेरबदल किए। जो सबसे बड़ा फेरबदल था कि जब वो ये पार्ट ए जो है इसको एमपी में शामिल कर रहे थे, तो उनने इस पार्ट के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को, कितने? 8 जिलों को, 8 डिस्ट्रिक्ट को, उस टाइम पे महाराष्ट्र तो था नहीं, बॉम्बे था, बॉम्बे स्टेट था उस टाइम पे। क्या था? बॉम्बे स्टेट। नीचे जो महाराष्ट्र वाला एरिया था उसको क्या बोलते थे? बॉम्बे स्टेट्स, है ना। तो उनने उसको बॉम्बे स्टेट को दे दिया, है ना, बॉम्बे को दे दिया। क्या दे दिया बॉम्बे को? 8 डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, है ना। ये जो पार्ट ए में 8 डिस्ट्रिक्ट आते थे, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, यवतमाल, नागपुर और चांदा, ये 8 डिस्ट्रिक्ट किस में आते थे? पार्ट ए में। लेकिन उनने क्या किया? इन 8 डिस्ट्रिक्ट को नीचे बॉम्बे को दे दिया, बॉम्बे स्टेट को दे दिया, और जो बचा हुआ पार्ट था उसको एज इट इज इसमें मिला दिया। काय में? एमपी में मिला दिया। तो देखो एमपी की ये वाली बाउंड्री इस तरीके से बन गई, और ये जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट था ये एज इट इज इसमें जुड़ा रहा, है ना। तो ये जो नीचे का मैप था ये इस तरीके से बन गया, ये 8 स्टेट्स उनको देने के बाद। ठीक है, ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। अब पार्ट बी को कैसे उनने मर्ज किया एमपी में? तो पार्ट बी को जब एमपी में मिला रहे थे तो उनने एक काम किया, जो सुनील टप्पा एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कहीं पे एक मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर जिला है, उसमें एक तहसील आती थी सुनील टप्पा करके, है ना, कटप्पा नहीं, सुनील टप्पा। तो उसको इन्हें राजस्थान को दे दिया। उसको किसको दे दिया? राजस्थान को, लगा हुआ था इस साइड से, राजस्थान को दे दिया। और राजस्थान के कोटा में एक आती थी सिरोंज तहसील। कौन सी तहसील? सिरोंज तहसील। तो उस सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा को दे दिया। किसको दे दिया? विदिशा को दे दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, मतलब आदान प्रदान टाइप में किया कि हमारी ये जो सुनील टप्पा मंदसौर की डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील थी उसको राजस्थान को दे दिया, और राजस्थान की एक सिरोंज तहसील थी कोटा डिस्ट्रिक्ट में, उसको कोटा में उसको विदिशा को ले लिया, विदिशा के लिए ले लिया उसको। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंटरचेंज हो रहा है, सुनील टप्पा राजस्थान के पास गई तो राजस्थान की सिरोंज तहसील एमपी के पास आ गई, एमपी के विदिशा में आ गई। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो पार्ट बी को उन्होंने इस तरीके से जब एमपी में मिलाया तो यहाँ का जो मैप था वो इस तरीके से दिखने लगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और जो ये पार्ट सी था,
कौन सा था, पार्ट सी। इसको एज इट इज उठा के उनने एमपी में मिला दिया, उसमें कोई फेरबदल नहीं किए, ना किसी को कुछ दिया ना किसी से कुछ लिया, जितना पार्ट सी था उसको उठा के एमपी में मिला दिया। ठीक है, अब भोपाल स्टेट की बात करें तो जो भोपाल स्टेट था ये पार्ट सी मिला दिया, और जो भोपाल स्टेट था उसको भी बीच के बीच था भाई, किसको क्या दे दोगे, भोपाल स्टेट एज इट इज उठाया और एमपी में मिला लिया। तो उस टाइम पे जो 1 नवंबर 1956 पे जो एमपी बना उसका मैप इस तरीके से दिखता था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी हमारे एमपी से जुड़ा था। दोस्तों इस टाइम पे मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ नाम का कोई भी अलग से स्टेट नहीं था, छत्तीसगढ़ किससे जुड़ा था, एमपी से जुड़ा था, और एमपी का मैप जो था वो इस तरीके से बनाया जाता था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है ना। इसके आगे की कहानी फिर देखेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब देखो अब क्या हुआ कि सब कुछ हो गया है ना, एमपी भी बन गया अपना। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स जानेंगे कि कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स भी हुए एमपी में, एमपी बनने के बाद। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब ये एमपी बना था ना तो इसमें 43 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने डिस्ट्रिक्ट आए थे, 43 जिले थे इसमें, और संभाग कितने थे, 9 संभाग थे। अब जो मेरे भाई देख रहे हो कि संभाग क्या कहलाता है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट के समूह को या ग्रुप को संभाग बोलते हैं ना, संभाग बना देते हैं, पहले से डिक्लेयर रहते हैं ये। ठीक है, तो 43 डिस्ट्रिक्ट 9 संभाग। अब उस जब एमपी बना तो उसकी कैपिटल क्या रखी गई, तो सीहोर की एक तहसील थी जो भोपाल, एक सीहोर की तहसील थी, मतलब सीहोर जो है उसकी तहसील भोपाल थी, और कैपिटल क्या रखा गया एमपी का, भोपाल। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब उस टाइम जो एमपी था उसके जो नेबरिंग स्टेट्स थे वो कितने थे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइम 1956 के टाइम पे उस टाइम एमपी 7 डिस्ट्रिक्ट से अपनी बाउंड्री शेयर करता था। आइए देखते हैं, एक तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है ना। अब इतना नहीं था कि एमपी बना के छोड़ दिया भैया, और भी अंदर की चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना, और भी डिस्ट्रिक्ट्स बनाने पड़ते हैं, डिविजन्स बनानी पड़ती हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि बना के छोड़ दिया। तो कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स हुए एमपी में, आइए उनको देखते हैं ना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिविजन्स बनी, है ना। तो सबसे पहले 1972 में 1972 में भोपाल और राजनांदगांव, जो अभी बनने के टाइम पे 1956 में भोपाल क्या था, एक तहसील थी, लेकिन 1972 में भोपाल एक जिला बन गया, और राजनांदगांव भी था, ये भी एक जिला बन गया, मतलब 2 जिले बन गए 1972 में। ठीक है, अब 1980 की बारी आई। तो दोस्तों मैं जब डिस्ट्रिक्ट कोई भी बनेगा ना तो मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा, और डिवीज़न संभाग जब बनेगा तो उसको रेड कलर से लिखूंगा, है ना। तो 1980 में 3 संभाग बनाए गए, कौन कौन से, चंबल, बस्तर और होशंगाबाद। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, चंबल, बस्तर और होशंगाबाद 3 संभाग बनाए गए 1980 में, एकदम क्लियर। अब क्या हुआ, 1982 में एक कमेटी बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। किस चीज़ के लिए, और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बनाने के लिए, 1982 में, 1982 में। और इसके हेड कौन थे, बीपी दवे, इसीलिए इसको बीपी दवे कमेटी भी बोलते थे। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। लेकिन इन्होंने बहुत दिन तक कोई डिस्ट्रिक्ट बनाए ही नहीं, है ना, नहीं बनाया डिस्ट्रिक्ट, नहीं कर रहा है काम, नहीं बनाए। अब 1996 में, 1996 में जब वो नहीं बना रहे थे तो एक और कमेटी बनाई गई, MM सिंहदेव कमेटी। कौन सी, MM सिंहदेव कमेटी, 1996 में। जैसे ये कमेटी बनी तो वो भी एक्टिव हो गया भैया, दूसरी कमेटी बन गई, है ना। तो फिर क्या हुआ, दोनों ने 1998 में ही डिस्ट्रिक्ट बनाए। 1998 में बीपी दवे कमेटी तो जो थी, जो ये 82 में बनी थी, इसने 10 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। एक साथ कितने बना दिए, 10 डिस्ट्रिक्ट, 10 नए जिले बना दिए। और 1998 में ही MM सिंहदेव कमेटी जो थी, जो 1996 में बनी थी, इनने 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, 6 नए जिलों का निर्माण कर दिया। और इस तरीके से अकेले 1998 में, 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट बन गए। तो आइए एक बार देखते हैं कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए थे, है ना। तो देखो 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट्स बने, ठीक है, और 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, मतलब टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट बन गए 1998 आते आते। और 1956 में 43 डिस्ट्रिक्ट थे। तो 43 + 18, 43 + 18 कितना होता है, 61, 61। मतलब टोटल ओवरऑल कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए यहाँ पे,
1998 में कितने 61 डिस्ट्रिक्ट बन गए, ठीक है। और डिवीज़न पहले कितने थे, 9 डिवीज़न थे जब एमपी बना था 1956 में, और 1980 में कितने डिवीज़न बने और 3 डिवीज़न और बन गए। इसका मतलब 12 डिवीज़न हो गए, ठीक है। 1998 में टोटल क्या स्थिति थी एमपी की कि 61 डिस्ट्रिक्ट थे एमपी के पास और 12 डिवीज़न थे। तो पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसके आगे का फिर अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया कि आफ्टर 1947 एमपी की कंडीशन क्या थी, है ना। 1956 के बाद एमपी की कंडीशन क्या थी। अब हम पढ़ेंगे कि जो एमपी का प्रेजेंट मैप है, ये वाला जो मैप है, ये कैसे बना, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1 नवंबर 2000 को, कब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग एक राज्य बन गया। मतलब छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया मध्य प्रदेश से और अलग राज्य बन गया। तो ये जो नीचे वाला मैप था, ये रेड कलर से शो किया, ये था छत्तीसगढ़ का पार्ट। ये जैसे ही मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का जो मैप था, वो जो प्रेजेंट मैप था, वो इस तरीके से दिखने लगा, है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कब अलग अलग हुए, 1 नवंबर 2000, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न, 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, ठीक है। तो उसके साथ फिर इसके बाद एमपी के पास कितने बचे, एमपी के पास बचे 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीज़न। इसका मतलब 16 और 3 डिवीज़न, 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न छत्तीसगढ़ को चले गए। एमपी के पास बचे रह गए 2000, 1 नवंबर 2000 को कितने अपने 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीज़न, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कैसे कहानी चलती है, ठीक है। तो बात है 2003 की, 2003 की, ठीक है। दोस्तों 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, ठीक है। कौन कौन से, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, 3 नए जिले बनाए गए। और जिन जिलों से ये अलग होके बने, है ना, क्योंकि जो ये नए जिले बने थे पुराने को इनके पेरेंट जिले थे, है ना, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट थे, उनसे अलग होके बने। उनको मैंने हर जगह ब्लू कलर से शो किया है, ठीक है। तो बुरहानपुर बना खंडवा से अलग होके, गुना बना अशोकनगर से अलग होके, और सॉरी अशोकनगर बना गुना से अलग होके, और अनूपपुर बना शहडोल से अलग होके। और बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर कब बने, 2003 में, ठीक है। अब 5 साल बाद क्या हुआ, 2008 में, कब 2008 में, ठीक है। 17 मई को अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होके, ठीक है। और 24 मई को सिंगरौली नया एक जिला बना सीधी से अलग होके। आई होप आपको समझ में आया होगा। और 2008 में ही 14 जून को, कब 14 जून को एक और डिवीज़न बना शहडोल डिवीज़न, जो कि हमारा 10th डिवीज़न है ना। पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 10th डिवीज़न कौन सा है हमारा, तो वो कौन सा है, शहडोल। और यही है जो हाल लेटेस्ट बना है, इसके बाद अभी कोई डिवीज़न नहीं बना एमपी में, ठीक है। अब 2008 के बाद फिर 5 साल बाद की कहानी देखो, तो 2013 में एक और नया डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम था आगर मालवा। और आगर मालवा किससे अलग होके बना, आगर मालवा बना शाजापुर से। शाजापुर भी एमपी का ही एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इससे अलग होके जो 2013 में एक और नया जिला बना वो कौन सा है, आगर मालवा। मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एमपी का प्रेजेंट मैप लेकर बैठें। जब ये सब हम कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो आप प्रेजेंट मैप लेकर बैठें, अगर आपको मैप याद नहीं है तो, ठीक है। अब 2013 के बाद 2018 में क्या हुआ कि एक जो लेटेस्ट अभी हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट बना है वो है निवारी। कौन सा, निवारी। ये टीकमगढ़ से अलग होके इस यहाँ पे है ना, इस वाले पॉइंट पे टीकमगढ़ से अलग होके जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो कौन सा है, निवारी। और ये कब बना है, 2018 1 अक्टूबर 2018 को बना है। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन देख लिया प्रेजेंट सिचुएशन में। निवारी के बाद अभी कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है। हालांकि 3 डिस्ट्रिक्ट अभी प्रस्तावित हैं। नागदा बनेगा, नागदा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, बनने को है ना। उज्जैन से अलग होकर नागदा डिस्ट्रिक्ट प्रस्तावित है, ठीक है। गुना से अलग होके चाचौड़ा डिस्ट्रिक्ट और सतना से अलग होकर मैहर डिस्ट्रिक्ट बनने को प्रस्तावित है। अभी बने नहीं हैं ये डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ प्रस्तावित हैं कि भविष्य में बन जाएंगे। लेकिन प्रेजेंटली सिर्फ और सिर्फ एमपी के पास 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 डिवीज़न हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी को अच्छी तरीके से पढ़ा है ये समझ आई होगी। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और जो भी आपके सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।